नमस्कार। 3 जनवरी 2026 को सुबह करीब 2 बजे फ्लोरिडा के एक भारी पर्दे वाले कमरे में, अंधेरे कमरे में सिर्फ स्क्रीन से ही रोशनी आ रही थी। 8 बजे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी उन स्क्रीन्स के सामने बैठा था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप स्क्रीन देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे। ये कोई मूवी नहीं थी। इसके बजाय वो अपनी आर्मी को लाइव फीड पर देख रहे थे। हजारों मील दूर एक घर पर हमला हुआ। ये घर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इस घर में सो रहे थे। गहरी नींद में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उन्हें किडनैप कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले यूएस के हेलीकॉप्टर समुद्र से सिर्फ 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला के इलाके में घुस आए। ये हेलीकॉप्टर जमीन के इतने पास थे कि रडार पर उनका पता नहीं चला। एक साइबर अटैक में पहले काराकास की पावर सप्लाई रुक गई थी। शहर अंधेरे में डूब गया था। और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडो रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, ठीक मधुरो के घर की छत पर। बिना ज्यादा आवाज किए वे खिड़की से बेडरूम में घुस गए। वो बेडरूम जहां मधुरो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इसी समय मधुरो जाग गए और उन्होंने अपने स्टील रीइंफोर्स सेफ रूम में भागने की कोशिश की। कमांडो ने उनका पीछा किया। वो दरवाजे तक पहुंचे लेकिन उसे बंद नहीं कर सके। सैनिकों ने उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया। 5 मिनट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में फॉक्स न्यूज को बताया, ये बिल्कुल टेलीविजन देखने जैसा था। अगर आपने देखा होता कि क्या हुआ, मेरा मतलब है मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो टीवी देख रहे हों, लेकिन ये कोई टीवी शो नहीं था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था, जहां अमेरिका ने एक आजाद देश के चुने हुए प्रेसिडेंट को उनके घर से किडनैप कर लिया। जब अगली सुबह न्यूज चैनलों पर यह खबर आई तो दुनिया हैरान रह गई। वेनेजुएला के लंबे समय से प्रेसिडेंट रहे लोग सत्ता से बाहर हो गए हैं। आधी रात को एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के ऑपरेशन में यूएस ने निकोलस मदुरो को काराकास के बीच से अरेस्ट कर लिया। 2 जरूरी सवाल थे। पहला, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? और दूसरा, क्या अमेरिका के लिए किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करना इतना आसान है? अगर हां, तो इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या? क्या अब से हर देश को इसी डर में जीना होगा? एक मौजूदा प्रेसिडेंट को पकड़ने का यह ऑपरेशन रातों रात पूरा नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। जब दुनिया को लगा कि वेनेजुएला में सब कुछ नॉर्मल है, तो अगस्त 2025 में सीआईए ने चुपके से एक छोटी टीम वेनेजुएला भेजी थी। इस टीम को मधुरो की मूवमेंट को ट्रैक करने का काम सौंपा गया था। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ घूमता है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, और यहां तक कि उसके पालतू जानवरों की डिटेल्स थी। सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। इसके अलावा सीआईए का एक सोर्स वेनेजुएला सरकार के अंदर काम कर रहा था। ये अंदर का आदमी मधुरो की सही लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी अमेरिका के साथ शेयर कर रहा था। ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक खतरनाक मिशन था। इस सीआईए टीम के पास कोई डिप्लोमेटिक कवर नहीं था। अगर वे पकड़े जाते तो अमेरिका ऑफिशियली कुछ नहीं कर पाता। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑपरेशन के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। वो एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे। नवंबर 2025 में ट्रंप और मदुरो के बीच एक फोन कॉल हुई। इस कॉल पर ट्रंप ने साफ तौर पर मदुरो से कहा कि वो अपनी पावर और अपना देश छोड़ दें, ये कहते हुए कि उनके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। एक तरह से ये ट्रंप की तरफ से मदुरो को अल्टीमेटम था, लेकिन मदुरो ने मना कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निकोलस मदुरो को इससे बचने के लिए अच्छे ऑफर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनके डील्स को मना कर दिया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, निकोलस मदुरो के पास इससे बचने के कई ऑप्शन थे। उन्हें कई बहुत 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 अच्छे ऑफर दिए गए और उन्होंने इसके बजाय एक जंगली आदमी की तरह काम करना चुना। इसके बजाय उन्होंने मजाक करना चुना और नतीजा वही था जो हमने आज रात देखा। मदुरो के मना करने पर इस ऑपरेशन का एडवांस स्टेज शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका की हरकतें सीधे मिशन इम्पॉसिबल के सीन जैसी लगती हैं। केंटकी में अमेरिकी सेना ने मदुरो के घर की एकदम कॉपी बनाई। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने वहां ऑपरेशन की रिहर्सल की। इसके अलावा अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास फाइटर जेट, नेवी के स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट और रीपर ड्रोन तैनात किए। दिसंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन ट्रंप ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। ये ऑपरेशन क्रिसमस के आसपास किया जाना था, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में वेनेजुएला के सैनिक छुट्टी पर जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत आ गई। उस समय वेनेजुएला में मौसम खराब था। इस वजह से ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाय पे रखना पड़ा। अमेरिका सही हालात का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को मौसम थोड़ा साफ हुआ और रात 10:46 पर ट्रंप ने आखिरी मंजूरी दे दी।
और उसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के ऑर्डर के बाद 150 से ज़्यादा अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 20 अलग-अलग बेस से उड़ान भरी। उसके बाद एक साइबर ऑपरेशन में उन्होंने काराकास की पावर सप्लाई काट दी। शहर अंधेरे में डूब गया था, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और फिर एयर स्ट्राइक किए गए। काराकास के आसपास के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था ताकि हेलीकॉप्टर और भी आसानी से घुसपैठ कर सकें। दोस्तों, इसमें 40 लोगों की जान चली गई। इस बीच अमेरिकी हेलीकॉप्टर काराकास के रास्ते में समुद्र से सिर्फ 100 फीट ऊपर उड़ रहे थे। सुबह 2:01 पर ये हेलीकॉप्टर मादुरो के कंपाउंड में पहुंचे। वहां पहुंचते ही गार्ड्स ने उन पर फायरिंग की। एक हेलीकॉप्टर को गोली लगी, लेकिन वो उड़ता रहा। इस बीच डेल्टा फोर्स के कमांडो एक धमाके के साथ बिल्डिंग में घुस गए और 3 मिनट के अंदर वे मादुरो की लोकेशन पर पहुंच गए। इस दौरान मादुरो अपनी पत्नी सेलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। कमांडो को देखते ही मादुरो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की ओर भागे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। बिल्डिंग में घुसने के 5 मिनट के अंदर मादुरो को डेल्टा फोर्स ने पकड़ लिया। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से यूएसएस इवो जीमा ले जाया गया और फिर उन्हें क्यूबा में ग्वांतनामो बे मिलिट्री बेस ले जाया गया। और फिर शनिवार शाम को एक हवाई जहाज से मादुरो को न्यूयॉर्क में स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस ले जाया गया। मादुरो की ये तस्वीरें बाद में सबके सामने रिलीज की गईं। एक और देश का प्रेसिडेंट अमेरिकी जमीन पर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप के सपोर्टर कहते हैं कि मादुरो एक डिक्टेटर था, इसीलिए वेनेजुएला में डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए ऐसा किया गया, ह्यूमन राइट्स वापस लाने के लिए। ट्रंप ने दावा किया कि ऐसा ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से किया गया। लेकिन दोस्तों, यहां असली वजह तेल है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये ग्राफ देखिए। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है, 303 बिलियन बैरल तेल। सऊदी अरब, ईरान और यहां तक कि अमेरिका जैसे तेल बनाने वाले देशों से भी ज्यादा। लेकिन इनके बारे में हाल ही में पता चला है। 1922 में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई थी और 1929 तक वेनेजुएला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर बन गया था। इसके बाद अमेरिकी तेल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में काम करना शुरू कर दिया। हर कोई वेनेजुएला का तेल चाहता था, क्योंकि वेनेजुएला का तेल थोड़ा अलग है। ये बाकियों के मुकाबले भारी और ज्यादा खट्टा होता है। इसका इस्तेमाल डीजल, डामर और फैक्ट्रियों के लिए फ्यूल बनाने में होता है, जबकि अमेरिका में बनने वाला कच्चा तेल हल्का और मीठा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल बनाने में होता है। 1970 के दशक तक ज्यादातर अमेरिकी रिफाइनरियां वेनेजुएला के तेल के लिए बनाई गईं। फिर 1976 में वेनेजुएला ने अपनी खुद की तेल कंपनी PDVSA शुरू की। तब तक अमेरिका को वेनेजुएला से कोई दिक्कत नहीं थी। असल में 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को साउथ अमेरिका में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कहा था। दिक्कतें 1999 में शुरू हुईं, जब ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और 2000 के दशक में उन्होंने तेल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया। 2001 में उन्होंने ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन लॉ पास किया। इस लॉ ने वेनेजुएला में सभी तेल और गैस रिजर्व पर सरकार का मालिकाना हक घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि अमेरिकी कंपनियों को देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका में सरकारी पॉलिसी अक्सर अरबपतियों द्वारा गाइड की जाती हैं। इन कंपनियों ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर शावेज के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव डाला। The Bush administration has made it clear that it would welcome a change in leadership in a country that accounts for 15% of America's oil imports. उसके बाद 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट करने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन ये तख्ता पलट फेल हो गया। अब सच कहें तो वेनेजुएला एक सॉवरेन, आज़ाद देश है। अगर उसके नेता और सरकार वेनेजुएला के तेल को नेशनलाइज करने का फैसला करते हैं और अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां बिजनेस करने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि अमेरिकी सरकार कॉरपोरेशंस की कठपुतली है, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसीलिए 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए। वो अभी भी लगे हुए हैं। 2013 में शावेज गुजर गए और मदुरो सत्ता में आए। 2019 में ट्रंप के पहले टर्म के दौरान वेनेजुएला की नेशनल तेल कंपनी PDVSA के क्रूड एक्सपोर्ट को रोक दिया गया। अमेरिका ने दूसरे देशों पर दबाव डाला कि वो वेनेजुएला से तेल न खरीदें। आज वेनेजुएला हर दिन सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल बनाता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% है। लेकिन सच तो ये है कि अब भी वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल का प्रूवन रिजर्व है।
दुनिया के कुल रिजर्व का 5वां हिस्सा। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ट्रंप ने ये सब सिर्फ तेल के लिए किया, उनके बयान है। क्योंकि ऑपरेशन के अगले दिन क्या आप जानते हैं ट्रंप ने क्या कहा? दिस वॉज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दे स्टोल आवर ऑयल। उन्होंने इसे चोरी कहा। वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों को अपना तेल कैप्चर करने की इजाज़त नहीं दी, इसे चोरी कहा। इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, अरबों का इन्वेस्टमेंट करेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगी। लेकिन किसी को उनसे पूछना चाहिए, वेनेजुएला चोरी कैसे कर रहा था? वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला का है। अगर उन्होंने उनके रिसोर्स पर कंट्रोल कर लिया तो ये चोरी कैसे हुई? ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी रिफाइनरियों को वेनेजुएला के हैवी क्रूड की ज़रूरत है। अभी चीन वेनेजुएला का 68% तेल खरीद रहा है और अमेरिका इससे समझौता नहीं कर सका। दूसरी ओर मदुरो को इस तरह अरेस्ट करने के लिए ट्रंप का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ड्रग ट्रैफिकिंग है। मदुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, कोकेन इंपोर्ट कॉन्स्पिरेसी और हथियारों के चार्ज शामिल हैं। ऑफिशियली मदुरो के खिलाफ जो केस फाइल किया जा रहा है वो ये है कि 1999 से मदुरो अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। ये एक सीरियस आरोप लगता है, लेकिन जब आप फैक्ट्स देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर नहीं है, ये एक छोटा ट्रांजिट देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला से गुजरने वाला कोकेन ज़्यादातर यूरोप भेजा जाता है, अमेरिका नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जाने वाला ज़्यादातर कोकेन कोलंबिया, ग्वाटेमाला और मेक्सिको से पैसिफिक रूट से आता है, जबकि वेनेजुएला का कोई पैसिफिक कोस्ट नहीं है। इंडाइटमेंट में ये दावा किया गया है कि 2020 तक हर साल 200 से 250 मीट्रिक टन कोकेन वेनेजुएला से भेजा जाता था। अगर आप इस नंबर की तुलना करें तो 2018 में अकेले ग्वाटेमाला से 1400 मीट्रिक टन कोकेन एक्सपोर्ट किया गया था, वेनेजुएला से तो कई गुना ज्यादा। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग ही वजह थी तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? उन्होंने ग्वाटेमाला पर हमला क्यों नहीं किया? इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ये ऑपरेशन उन ड्रग्स के खिलाफ था जो अमेरिकियों की जान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ओवरडोज का मेन कारण क्या है? फेंटेनिल। अमेरिका में हर साल इसकी वजह से हजारों लोग मरते हैं, लेकिन फेंटेनिल वेनेजुएला से नहीं आता, ये मेक्सिको से आता है। मेक्सिको में ये ड्रग चीन से आने वाले केमिकल से बनता है। फेंटेनिल के ट्रेड में वेनेजुएला का कोई जाना माना रोल नहीं है। तो अगर ट्रंप सच में ड्रग से होने वाली मौतों को रोकना चाहते थे तो सवाल ये है कि वेनेजुएला को टारगेट क्यों किया गया? इस ऑपरेशन से 3 दिन पहले मदुरो ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने साफ किया कि अमेरिका उन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन बनाने का आरोप नहीं लगा सकता, इसीलिए उन्होंने झूठे ड्रग्स के आरोप लगाए। असल में मदुरो इराक वॉर की ओर इशारा कर रहे थे। 2003 में जब यूएस ने इराक पर हमला किया तो उनका बहाना ये था कि इराक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसीलिए हमला जरूरी था। सद्दाम हुसैन एंड हिज सन्स मस्ट लीव इराक विद इन 48 आवर्स। लेकिन सच तो ये था कि इराक के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। इस जंग में लाखों लोगों की जान गई। मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप भी उतने ही बेबुनियाद हैं। एक और मजेदार बात यह है कि दिसंबर में ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व प्रेसिडेंट खुआन ओरलैंडो हर्नांडेस को माफ कर दिया था, जब यूएस की एक कोर्ट ने उन्हें यूएस में 400 टन से ज्यादा कोकेन की स्मगलिंग करने का दोषी ठहराया था। जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उनका साथ दे रहा है तो वे सब कुछ माफ कर देते हैं, और जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उनके खिलाफ जा रहा है तो वे झूठे आरोप लगाने तक चले जाते हैं। जब 2003 में इराक पर हमला हुआ था तो कहा जाता है कि उसका असली कारण भी तेल ही था। दोस्तों, जब दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला तो दुनिया भर के लोगों और सरकारों ने इस पर रिएक्शन दिया। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन और उरुग्वे, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि ये नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक खतरनाक मिसाल है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने कहा कि ट्रंप का काम यूनाइटेड नेशंस चार्टर का उल्लंघन है। नॉर्वे, चीन, रूस और स्लोवाकिया जैसे देशों ने साफ शब्दों में इसकी बुराई की है। कई लोगों ने इस अमेरिकी ऑपरेशन को न्यू एज कॉलोनियलिज्म कहा है। सोचो दोस्तों, अगर ये कॉलोनियलिज्म नहीं है तो क्या है? दूसरे देश पर हमला करना और उनके रिसोर्स पर कब्जा करना। हैरानी की बात नहीं है कि ट्रंप को ये गलत नहीं लगता। ट्रंप ने नए टारगेट अनाउंस करने शुरू कर दिए। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया।
लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दी है। ट्रंप को उम्मीद थी कि रॉड्रिगेज कोऑपरेट करेंगी, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद रॉड्रिगेज ने पब्लिकली अमेरिका की मांगें मानने से मना कर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को एक वहशी हमला बताया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि वे वहां भी ऐसा ही ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत को भी धमकी दी। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वे टैरिफ और बढ़ा देंगे। मैंने भारत के पीएम मोदी से बात की, बस भारी टैरिफ देते रहो। इस सब के बीच ना तो हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी और ना ही हमारे लेजर जैसी आंखों वाले विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप की खुलकर बुराई करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि वे डोनाल्ड ट्रंप के सामने डरी हुई बिल्ली बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए। सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज? एक और सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला लीगल भी था? इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर हम इंटरनेशनल नियमों के खुलेआम उल्लंघन को नजरअंदाज भी कर दें, तो भी ट्रंप ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूएस कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। कोई भी प्रेसिडेंट खुद से ऐसा करने का फैसला नहीं कर सकता। अमेरिका में कांग्रेस का मतलब अमेरिकी पार्लियामेंट है। जब जॉर्ज बुश ने इराक पर युद्ध का ऐलान किया तो सबसे पहले कांग्रेस की मंजूरी ली गई थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कांग्रेस से इस बारे में बात किए बिना वेनेजुएला पर हमला किया। इस वजह से अमेरिकी कानून बनाने वाले फिर से ट्रंप के इम्पीचमेंट की मांग कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा था कि ये गैर कानूनी है। नवंबर में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स ने कहा था कि अगर जमीन पर मिलिट्री एक्शन लेना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब कह रहा है कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन था। मादुरो को एक दोषी ड्रग ट्रैफिकर कह रहे हैं, इसलिए उसे पकड़ा जाना था। लेकिन सवाल ये है कि एक ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए क्या उन्हें 150 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी? क्या उन्हें 40 लोगों को मारने वाले एयर स्ट्राइक करने की जरूरत थी? क्या उन्हें शहर पर साइबर अटैक करने की जरूरत थी, उसकी पावर सप्लाई काटने की? क्या ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के बारे में है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2.4 साफ तौर पर कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर देश की सॉवरेनिटी का सम्मान करना जरूरी है। ट्रंप ने बेशक इसका उल्लंघन किया है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सैंक्शन लगा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करने का अधिकार अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ट्रंप जैसे लोग मानते हैं कि नियम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं और ताकतवर लोग जो चाहें कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हैं और आप नियम बनाते हैं तो आप चुन सकते हैं कि उन्हें मानना है या नहीं। ये उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर सभी देशों के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर अमेरिका को ऐसा करने दिया गया तो चीन भी ऐसा करना चाहेगा। रूस भी शायद ये कोशिश करना चाहे। ताकतवर देश कमजोर देशों पर जुल्म करने की कोशिश करेंगे। अगर दुनिया ऐसे ही चलती रही तो हम एक और वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पर होंगे, चाहे मादुरो अच्छे लीडर थे या